क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। कल हमने 8 तक देखे थे, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब ये फिगर देखते ही समझ में आना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल का थ्योरम जो है वो यहाँ इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो इन ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। ओके, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, तो बी वर्टेक्स को बाइसेक्ट करने वाला ये डॉटेड एंगल बाइसेक्टर है, दैट इज सेगमेंट बीडी। इफ ए बी इक्वल टू एक्स, तो ये ए बी एक्स दिख रहा है, बी सी इज एक्स प्लस 5, ये देखो। देन ए डी इज एक्स माइनस 2 एंड डी सी इज एक्स प्लस 2। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का वैल्यू ढूंढना है। ओके, तो यहाँ तो बहुत ही क्लियर है एकदम कि देखो अभी कि इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, एबीसी में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी बीडी इज एंगल बाइसेक्टर। जो गिवन है वो लिखने को भी आधा मार्क होता है ज्योमेट्री में, हाँ, इसलिए कितना भी बोर हो ले वो लिखना ही पड़ता है। जो भी मिला लिख दो, पहले 2-4 स्टेप शुरू हो जाते तुम्हारे। ओके, सो बीडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। ओके, सो बी वर्टेक्स में से, और क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू एक्स प्लस 5, ए डी इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड डी सी इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ऑल दिस इज गिवन, दिस इज ऑल गिवन। अब हम यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ये लगाएंगे। तो वो हमेशा क्या बताता है कि दो साइड का रेशो, जो बचे हुए दो साइड मीन्स कौन, ए बी अपॉन बी सी, ये दो साइड का रेशो हो गया, इज इक्वल टू ये बचे हुए दो सेगमेंट का रेशो। तो ए बी के साइड वाला सेगमेंट इज ए डी अपॉन बी सी के साइड वाला सेगमेंट इज डी सी। सो ये आ गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। इसका टेक्निक समझ में आया कैसे करना है। तो देयरफॉर अब यहाँ इसका रीजन लिखेंगे, थ्योरम ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम है ये थ्योरम है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज डालेंगे तो हमारा एक्स का आ जाएगा, तो ए बी इज एक्स। ओके, यह सामने ही लिखा हुआ है सब कुछ, अब फिगर देखने की जरूरत नहीं। बी सी इज एक्स प्लस 5, ओके, ए डी इज एक्स माइनस 2 एंड डी सी इज एक्स प्लस 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और इधर मिलेगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, आ गया सबको, सिंपल है ये। अब सिंप्लीफिकेशन करो इसका, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। ओके, x ने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5x। अब 5 से मल्टीप्लाई, 5 प्लस माइनस, माइनस 5 इंटू 2 10। ओके, अब ये एक्स स्क्वेयर दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है तो कैंसल आउट हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो ये प्लस 2x है, यहाँ माइनस 2x है, तो इसको कैंसिल नहीं करना, बिकॉज दोनों क्वांटिटीज अलग है। भले ही दिखने में वेरिएबल और उसका कांस्टेंट सेम लग रहा है, बट उसके साइन की वजह से वो अलग अलग बन रहे हैं। एक प्लस है तो एक माइनस है, इसका मतलब दीज आर डिफरेंट, उनको क्रॉस नहीं करना। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इधर भेज देते हैं, ये 2x को इधर भेज देंगे और ये इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -10 का इधर आते हैं +10 इक्वल टू, अब ये प्लस 2x से इधर जाती है -2x, फिर यहाँ पर दो टर्म्स मौजूद है, दैट इज -2x प्लस 5x।
सो यहाँ बन जाएगा 10 इज इक्वल टू -2 मीन्स -4x प्लस 5x -4 प्लस 5 बड़े का साइन तो 1x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x। तो अब इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 10, 1x इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 10। सो उन्होंने वही पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके, तो बिकॉज ये डिस्टेंस है x क्या है, ए बी का डिस्टेंस है, इसीलिए 10 यूनिट्स हो गए। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम नंबर 10 पे जाते हैं, बट प्रॉब्लम नंबर 10 इज एक्टिविटी है ये। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर। सो इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल कौन सा है, DEF ट्रायंगल है बड़ा, उसके अंदर में x इज एनी पॉइंट इन इंटीरियर टू दिस ट्रायंगल। ओके, पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। अब ये x को क्या किया, हर एक वर्टेक्स को ज्वाइन किया। ओके, तो देखो x को d के साथ ज्वाइन किया, x को e के साथ, और x को f के साथ ज्वाइन किया। देन सेगमेंट PQ, उसके बाद उन्होंने PQ एक सेगमेंट ऐसी ड्रॉ की है। देखो यहाँ पर उन्होंने XD के ऊपर P पॉइंट ले लिया और XE के ऊपर Q पॉइंट लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया और उसको इस तरह से ज्वाइन किया कि दिस PQ विल बी पैरेलल टू DE। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू DE। बाद में Q तो ऑलरेडी लिया हुआ है, फिर X और XF ये जो सेगमेंट है उसके ऊपर R पॉइंट लिया। वो इस तरह से लिया कि अगर उन्होंने QR सेगमेंट ड्रॉ किया दैट विल बी पैरेलल टू EF। सो यहाँ लिखा है उन्होंने सेगमेंट QR पैरेलल टू सेगमेंट EF। ओके, और अब हमें ढूंढना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर हमने ये P और R को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट निकाली तो ये बचे हुए ट्रायंगल के साइड के साथ मींस DF के साथ पैरेलल होनी चाहिए। सो वी हैव टू प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, ब्लैंक्स में फिल करना है। तो मैं यहाँ पर देखो आपके सामने बुक खोल के बैठो, उसमें सब ब्लैंक्स दिए हैं। सबसे पहला उन्होंने दिया है कि इन ट्रायंगल। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो आप बुक में देखा करो, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि दो ट्रायंगल लिए उन्होंने, एक ट्रायंगल नंबर ये 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2, ऐसे दो ट्रायंगल लिए। तो देखो ट्रायंगल XDE पहला ट्रायंगल, इसमें हमें मालूम है दिस PQ इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका मतलब कि ये जो XP अपॉन PD, ओके, XP ये वाला और इसका, इन दोनों का रेशियो इज एग्जैक्टली इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, दैट इज XQ अपॉन QE। देखो शुरू किया मैंने X से, हमेशा वर्टेक्स से शुरू करना मैंने बताया था। तो ये कौन सा हो गया, BPT। तो यहाँ हम BPT लगा सकते हैं कि XP अपॉन PD, भले वो तिरछा हो ट्रायंगल फिर भी हम BPT ऐसे ही लगाएंगे। XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE, ये होगा इक्वेशन 1 बाय BPT। अब सेम भी यहाँ पर भी वही कंडीशन है, XEF ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल XPF QR इज पैरेलल टू EF। तो यहाँ पर भी हम BPT लगा सकते हैं। तो XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF, ये ऐसा उसका स्टेटमेंट बनेगा। तो ये XF के दो पार्ट है उनका रेशो इक्वल टू XE के दो पार्ट है उनका रेशो। ओके, तो ये BPT के थ्रू यहाँ पर सिंपल BPT लगा दिया। अब ये दोनों BPT में एक ध्यान में रखिए कि भाई ये जो XQ अपॉन QE कॉमन है दोनों को, फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड ही और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों जो भी है वो कॉमन है एक साइड, तो ऑब्वियसली बची हुई साइड कॉमन होगी। सो वी कैन से दैट XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ अभी। तो इस तरह से ये बाय कॉन्वर्स हम पहले दो बार BPT और एक बार कॉन्वर्स लगाएंगे।
सो इन ट्रायंगल कौन सा है, एक्स डी ई, ट्रायंगल एक्स डी ई, इसमें पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई। सो दिस इज गिवन है, ये हमें गिवन है, ऐसा ही लिखा हुआ है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना पड़ता है। देयर फोर एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर, सॉरी एक्स क्यू, एक्स आर नहीं, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। अब यहाँ पर उन्होंने ये जो पी डी है इसके लिए एक बॉक्स दिया हुआ है और एक्स क्यू जो है उसके लिए एक बॉक्स दिया हुआ है, मैं उसको रेड में करता हूँ। सो रीजन इज, यहाँ पर रीजन लिख देंगे, वो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये है इक्वेशन 1 बाय बीपीटी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं, नीचे के, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ क्यू आर is parallel to EF. Okay, QR is parallel to EF. This is also given. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा, that is XQ upon QE equal to XR upon RF. ओके, तो इसमें ये सारे के सारे बॉक्सेस है, चारों के चारों, तो हम यहाँ पर ऐसे बॉक्स कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है क्या, ये मैंने दूसरी बार यहाँ पर बीपीटी लगा दिया। सो ये बन गया इक्वेशन 2 बाय बीपीटी। ओके, अब इसमें देयरफॉर, अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो कि मैं कुछ चीज हाईलाइट करता हूं, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई यहाँ पर भी है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई यहाँ पर भी है। सो दोनों इक्वेशन की एक एक साइड इज कॉमन, इसका मतलब बचे हुए साइड भी इक्वल होंगे। ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं कि एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये चीज बोल सकते हैं। तो ये चारों के चारों उन्होंने फिल इन द ब्लैंक दिए, इसलिए इसको भी हम बॉक्स बना देते हैं। ओके, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बट अगर इसको देखेंगे, अब देख लो इसको, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, तो ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट दिख रहा है कि मैं यहाँ फिगर में जा रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल है एक्स डी एफ, ये राइट हैंड साइड का ये थर्ड वाला जो ट्रायंगल है, इसमें एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, तो ये दो रेशो अगर सेम है तो इसका मतलब होता है कि ये P और R को जोड़ने वाली लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होती है। दिस इज ऑल सेड बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट PR is parallel to segment DF by converse of BPT। इतना सिंपल था। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्रॉब्लम, ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम सेट में भी मिलेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करके उसमें प्रॉब्लम सेट में भी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 11। सो प्रॉब्लम नंबर 11 हमारे सामने है। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11। देखो क्या बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी, नीचे एबीसी आपके इसमें देखो, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल
एबीसी। फिगर में देखो एबीसी जो है उसको बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के एंगल को बीडी बाइसेक्ट कर रहा है। एंड रे सीई बाइसेक्ट एसीबी, तो सी वर्टेक्स राइट हैंड साइड का जो वर्टेक्स है उसको ये रे सीई बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे दो एंगल बाइसेक्टर एक ही ट्रायंगल में दिख रहे हैं। और उन्होंने पूछा है देन इफ सेगमेंट ए बी, टोटल देखो ये ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट ए सी, सॉरी पैरेलल नहीं, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। सो सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, तो ये दोनों इक्वल है। देन प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी, हमें प्रूव करना है कि ये जो डॉटेड लाइन है ई डी, ये नीचे के जो बेस है बी सी उसको पैरेलल है। इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है, ये बहुत सिंपल सा है प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रे, पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, रे बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, दो बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा यहाँ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, बी वर्टेक्स का वो एंगल बाइसेक्टर है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। सो दो साइड ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, और इसका रीजन यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये ऑफ ट्रायंगल लिखना भूलना नहीं। ये बन गया। अब सेम वे में रे ईसी के बारे में भी वैसे ही लिख देते हैं, रे ईसी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देयरफॉर फिर यहां लगाएंगे, तो अब दो बचे हुए साइड कौन सी है, दैट इज ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी। ये बन गया इक्वेशन 2। इसका भी रीजन सेम लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाय। अब इसमें देखो कि हमें मालूम है, वी नो दैट ए बी इक्वल टू ए सी, ओके, ए बी इक्वल टू ए सी, एंड देयरफॉर, या फिर एंड नहीं बोलते वहां, देयरफॉर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये इक्वल कैसे होंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखो डिनोमिनेटर दोनों का बी सी है तो वो सेम ही है, और ऊपर हमने यहाँ पर ये गिवन में बोल दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर भी सेम है। सो दैट इज कि ये दोनों इक्वेशन में LHS इज सेम, या इसको बोल सकते हैं हम कॉन्ग्रुएंट है। दोनों का LHS बिल्कुल सेम है, बिकॉज न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है एंड डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी उन्होंने कॉमन ही लिखा है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि दिस राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल फ्रॉम 1 and 2, ओके। तो हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, और यहाँ लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 हम बोल सकते हैं कि AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB। बट ये अब देखो AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EC, यहाँ हम फिगर में अगर जाएंगे तो क्या होगा, AD मीन्स वर्टेक्स से शुरू हो गया पहले सेगमेंट तक, AD अपॉन बाद में कंटिन्यू हो गया DC, सो AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB। तो ये स्टेटमेंट हमारा कॉन्वर्स ऑफ BPT का है कि अगर कोई ट्रायंगल में E और D की वजह से एक लाइन बनता है और दो सेगमेंट बनते हैं AB और AC के,
तो उनका रेशियो अगर इक्वल आया तो ऑब्वियसली दिस ईडी इज पैरेलल टू बीसी, दिस सेज द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो देयरफॉर हम यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, segment ED is parallel to segment BC, थर्ड साइड को पैरेलल होता है। और यही उन्होंने पूछा था कि देन प्रूव दैट ED is parallel to BC, और हमने यहाँ ये प्रूव करके दिखाया है। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 11 के साथ प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है। So question is very simple. The ratio of areas of two triangles having same height is 2:3. तो A1 upon A2 is 2:3. If base of the larger triangle is 12, okay, base of the larger triangle is 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हाइट, ये मैं एक हाईलाइट कर रहा हूँ, हैविंग सेम हाइट। जब सेम हाइट होता है तो ये रेशो क्या बनता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बराबर है। अगर हम ये जो रेशो में देखेंगे 3 इज डिनोमिनेटर, इसका मतलब हमें लार्जर ट्रायंगल डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, इतना ही हमें देखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि लेट स्मॉलर ट्रायंगल एरिया इक्वल टू A1 and base equal to B1, okay, and larger triangle area equal to A2 and base equal to B2 equal to 12 सेंटीमीटर। लार्जर ट्रायंगल का उन्होंने बेस दिया हुआ है तो मैंने वहां लिख दिया। And as both triangles have same height, therefore क्या हो जाएगा कि स्मॉलर ट्रायंगल अपॉन लार्जर ट्रायंगल, उसका एरिया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। रीजन क्या है, एरिया ऑफ ratio of areas of triangle having same height are proportional to corresponding bases। तो करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो में होता है, दैट इज A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो A1 अपॉन A2 इज 2/3, ये ऑलरेडी दिया है एरिया का रेशियो, एंड B1 हमें मालूम नहीं है स्मॉलर ट्रायंगल का, बट लार्जर ट्रायंगल का इज 12। तो हम यहाँ करेंगे कि B1 इक्वल टू 2/3 इंटू 12, सो 3 1s are 3 4s are, so B1 equal to 2 into 4 is 8 units। यूनिट्स नहीं लिख सकते, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। सो देयरफॉर द बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू B1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल था ये, ऐसा इसमें बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है। अब इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। देखो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, सेम बेस, दोनों का बेस। अब पहले इसमें हाइट सेम था,
दूसरे इसमें बेस सेम है और उनका रेशो दिया है 4:5। तो इसका मतलब हुआ कि लार्जर ट्रायंगल, देखो रेशो देखते ही समझ में आना चाहिए कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कौन है। सो 4 इसका मतलब हुआ कि वो स्मॉलर ट्रायंगल न्यूमरेटर है, 5 इसका मतलब हुआ लार्जर ट्रायंगल डिनोमिनेटर है। ओके, इफ द हाइट ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। बहुत सिंपल है। लेट, फिर यहाँ पर एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू A1 एंड उसका बेस, नहीं बेस तो सेम है, हाइट लेना पड़ेगा, हाइट इक्वल टू H1, स्मॉलर का पता नहीं है। फिर एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल इक्वल टू A2 एंड हाइट इक्वल टू H2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंड और क्या है, बेस इज सेम, बोथ ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, सो देयरफॉर A1 upon A2 is equal to H1 upon H2. Reason is the ratio of areas of two triangles having same base is proportional to corresponding heights। उनके हाइट्स के करस्पॉन्डेंस में ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज 4/5 इक्वल टू H1 नहीं दिया हुआ है और H2 इज 20 सेंटीमीटर। सो H1 इक्वल टू 4/5 इंटू 20, so 5 1s are 5 4s are, so H1 equal to 8 centimeter, sorry 16 centimeter। H1 is 4 4s are 16 centimeter। So therefore the corresponding height of smaller triangle इक्वल टू H1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत ही सिंपल सा, दोनों भी सेम ही प्रॉब्लम थे, एक में बेस कॉमन था, एक में हाइट कॉमन है। ओके।